नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नीरज कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द मेरिट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती वर्षा कौशिक जी, जिनका संगठन संचालन, कौशल संगठन और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति समर्पण ने समाज में एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करी है। आज हम उनसे जानेंगे संगठन में उनका अनुभव, महिलाओं के लिए उनकी दृष्टि और आने वाले समय में महिला के सशक्तिकरण को लेकर उनके महत्वपूर्ण विचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर श्रीमती वर्षा कौशिक जी के साथ केवल द मेरिट पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपके हमारे चैनल द मेरिट पॉडकास्ट में। तो मेरा पहला सवाल मैम आपसे ये है कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरी सासू माँ से, श्रीमती शकुंतला कौशिक, जो जनसंघ से थी और संघ परिवार से थी वो, और शादी होके आई तो उनको जाना, उनको समझा और उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों महिलाओं को भाजपा को समर्पित किया है और राष्ट्र प्रेम की भावना से वो ओतप्रोत थी और वो चाहती थी कि देश को प्यार करने वाली, अच्छे से देश के लिए समर्पित होकर काम करने वाली महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी आए। तो उनको लगा कि मुझे आना चाहिए, तो उनकी ही इच्छा की वजह से आई हूँ मैं। तो प्रेरणा तो वही है मेरी। भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा का आपको पद मिला अध्यक्ष का, तो उसका जो सफर था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। महिला मोर्चा एक्चुअली सासू माँ को 93 में मेरी शादी हुई और घर में उनको काम करते हुए देखा, सुबह से लेकर रात तक अपना घर की जिम्मेदारियां भी उठाना था, उनको स्कूल वगैरह का भी देखना था। हमारे उस समय 8-9 स्कूल चलते थे और सामाजिक क्षेत्र में भी वो काम करती थी, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो काम करती थी। तो देखती थी मैं उनको, हम साथ, मैं उनके साथ ही रहती थी। मेरा सौभाग्य कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला और मैंने उनको देखा, समझा, जाना। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैंने सच में अपने जीवन में उनके जैसी महिला नहीं देखी। तो मेरा अनुभव तो उनके अनुभव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन काल में किया, मैंने उसे सुना, मैंने उसे जीवंत देखा अपने सामने, प्रैक्टिकली वो किस तरीके से काम करती है। वो अनुभव मेरे बहुत काम आया और मुझे लगा ही नहीं जब मैंने काम शुरू किया कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं उनकी ड्राइवर भी थी और उनके लेख वगैरह लिखने में भी उनका सहयोग करती थी, उनकी सूचनाओं में, उनके फोन में। तो मैं मेरी शादी के बाद मैं उनका दायां हाथ हो गई थी। तो इस नाते मेरे लिए बहुत आसान रहा, चीजों को जल्दी से समझ पाती थी क्योंकि उनका अनुभव मेरे साथ था। शुरुआत में मैंने मंडल से ही आरंभ किया था। मेन बॉडी मंडल की उपाध्यक्ष रही मैं शास्त्री नगर की, और वो कार्यकाल सीखने समझने में निकल गया 2010 में। उसके बाद मैं शायद थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, तो अम्मा जी को लगा कि मैं शायद महिलाओं के संग काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो उन्हें लगा कि स्टार्ट मेरा महिला मोर्चा के बीच होना चाहिए। तो ये सौभाग्य भी मैं कह सकती हूँ कि मेरे को महिला मोर्चा में उन्होंने बोला कि तुम महिला मोर्चा में जाओ। वहां से जो मुझे मतलब काम करने में मुझे आनंद आना शुरू हुआ। तो मैं महिला मोर्चे की मंडल उपाध्यक्ष बनी। फिर महिला सम्मेलन मिला महानगर का। बड़ा चुनौती थी, मजा भी बहुत आया, लेकिन बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। उस समय 5000 का लक्ष्य हमको, उस समय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री थे हमारे, जो उन्होंने कहा कि 5000 का महिला सम्मेलन संख्या होनी चाहिए। तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा भी, इतना बड़ा लक्ष्य आपको मिला है और आप कैसे करेंगी? उनका मुझे भी नहीं पता मैं कैसे करूंगी। बस मैं तो सुबह ही निकल जाती थी अपना नाश्ता अपने बैग में डाल के, और घर में आने का कोई समय नहीं था। सुबह उठते ही नहा धोकर अपना निकल गए, जहाँ पे भी पता लग गया महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं, यहाँ पर कोई मीटिंग है, 2 मिनट के लिए बोलने के लिए 2-2 घंटा वेट करती थी। तो 2 मिनट का समय मिलता था, उनको आमंत्रित करती थी कि ये टाइम पे, ये समय में, ये स्थान पे हमारा महिला सम्मेलन है और आप लोग आइए। भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मेलन है। अपनी तरीके से तो मेहनत बहुत की। स्ट्रगल मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कैसे काम करना है, कितना समय देना है। और राजनीति में मैं आई भी ये सोच के कि मुझे 24 घंटे काम करना भी पड़े, तो मैं तैयार थी, क्योंकि मैं परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करके अपने बच्चों को
जब मेरे बच्चे कॉलेज चले गए उसके बाद मैंने राजनीतिक क्षेत्र में पूरा समय देना शुरू किया। उससे पहले थोड़ा बहुत समय देती थी, मैं सक्रिय सदस्य थी 97 से, लेकिन मेरा पूरा काम अम्मा जी को सहयोग करना रहता था। सदस्य होने के नाते जो थोड़ा बहुत करना है वो अलग, मेन तो अम्मा जी के साथ ही था। लेकिन मैंने जो सक्रिय भूमिका अपनी राजनीति में रखी वो 2010 से मंडल अध्यक्ष भाजपा के रूप में, फिर 2013 में महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष मंडल उपाध्यक्ष भाजपा, उसके बाद 2013 में महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष, फिर महिला सम्मेलन मिल गया, 6 महीने दबा के काम किया। लेकिन उस काम का मैं सच बताऊं, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, एक एक बूथ पर जाके मैंने काम किया। मेरे उस समय जो अध्यक्ष थे श्री करुणेश नंदन गर्ग जी, मैं कई बार हताश निराश भी हुई, क्योंकि बैठक करके आई, मुझे संख्या मिली, इतनी महिलाएं सम्मेलन में वहां से आने वाली हैं, वो प्रेरित हुई भाजपा की गतिविधियों से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से, मोदी जी के विचारों से, और भाजपा की जो तौर तरीके हैं, मैं सब बहुत अच्छे से डीपली, क्योंकि मैं टीचर भी थी, बहुत अच्छे से समझाती थी, बड़ा अच्छा मेरे को रिस्पांस मिलता था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती थी, बाद में पता लगता था वहां सब जीरो हो गया, दोबारा जाना पड़ेगा। तो 1-2 बार मैं निराश भी हुई, तो मैंने अध्यक्ष जी को बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं कर पाओगे, तुम कर लोगी, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला, तो डर क्यों रही हो जाएगा सब। उसके बाद सम्मेलन से कुछ दिन पूर्व उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसी तैयारी है। मैंने कहा भाई साहब बहुत बड़ी संख्या आने वाली है। बोले अरे 600-700 आ जाएगी। मैंने कहा भाई साहब आप मजाक कर रहे हैं, मेरी मेहनत, इतनी मेहनत के बाद अगर आप मुझसे 600-700 की उम्मीद कर रहे हैं तो आप मेरी क्षमता को पहचाने ही नहीं। हंसने लगे, और बड़ी खुशी हुई भाई साहब को भी और मुझे भी कि सम्मेलन में शानदार संख्या थी। हॉल छोटा पड़ गया, खाना कम पड़ गया, और मतलब मेरा सौभाग्य है कि उससे पहले मैं शकुंतला कौशिक जी के बहू के रूप में जानी जाती थी। उस सम्मेलन के बाद मैं वर्षा कौशिक के रूप में जानी जाने लगी, और मुझे बहुत गर्व है कि लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल अपने सास जैसी मेहनत करती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब खट्टी मीठी यादें थी। फिर क्षेत्र में चंद्रशेखर जी भाई साहब हमारे संगठन महामंत्री, उन्होंने भेज दिया, 1.5 साल 2 साल क्षेत्र में काम किया, फिर महानगर अध्यक्ष बनी, अब क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत प्यार मिला बहनों का, बहनों के बीच में काम किया है, क्षेत्र हो, जिले हो, प्रदेश हो, सब जगह मुझे बहुत सहयोग मिला और बहनों का बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तक महिलाओं के बीच में ही काम किया है, आगे देखिए। बहुत ही अच्छा सफर आपका रहा, जो बहुत अच्छा जो शुरू का जो समय बहुत अच्छा, उसमें आपको विरासत में मिला जो राजनीति, उनका अनुभव मुझे विरासत में मिला। उनके जो अनुभव मेरे बहुत आज तक काम आ रहे हैं, और मेरी कार्यशैली भी मैं महसूस करती हूँ कि उनके जैसी ही है। हालांकि मैं तो उनके नाखून के बराबर नहीं हूँ। वो जैसी महिला थी, शानदार महिला थी, वो मेरे जीवन की प्रेरणा है। सिर्फ राजनीतिक प्रेरणा नहीं, वो मेरे जीवन की प्रेरणा है। वो एक सफल सामाजिक महिला थी, सफल मतलब आर्थिक रूप से भी उन्होंने परिवार को खड़ा किया, और सामाजिक रूप से भी। राजनीतिक क्षेत्र में जो भाव था उनके अंदर, देश प्रेम का कूट कूट के भरा था उनके अंदर। अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई समझती थी, सबको साथ लेके चलना, मतलब एक राजनेता कैसा होना चाहिए, मैं उनसे सीखी। तो घर में परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, हम बहू थे, हमारे प्रति, मतलब कमाल की महिला थी वो। बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं उनकी बहू हूँ। महिला मोर्चा का जो मुख्य एजेंडा है वो क्या है, और आप उसे किस तरीके से धरातल पर लाते? महिला मोर्चा का देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मोर्चे हैं। महिला मोर्चा विशेष तौर पे देखिए, आप भी जानते हैं राजनीतिक क्षेत्र में आज की तारीख में 50% वोटर महिलाएं हैं, और महिलाओं के बीच में महिलाएं जाएं तो बहुत अच्छे से उन्हें कन्विंस कर पाती हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को एक महिला दूसरे महिला की परेशानी को समझती है। तो हमारी महिलाओं की पकड़ पहुंच रसोई तक है, जहाँ पुरुष दरवाजे के अंदर नहीं जा पाते, हम घर के अंदर तक जा पाते हैं, और उनकी समस्याओं को समझते हुए हम उनको समझा पाते हैं। सरकार में भी हमारी जो महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाएं सरकार तक हैं, वो महिलाओं के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाती है, और सरकार उस पर काम करती है। तो उस नाते महिला मोर्चा का बहुत विशेष रोल है। तो ये महिला मोर्चे को इसी रूप में काम करना है, अच्छी तरीके से समाज की महिलाओं की समस्याओं को समझना है और सरकार तक पहुंचाना है, ताकि महिलाओं से संबंधित नीतियां बने, और हमारी सरकार सत्यता में महिलाओं को केंद्र में रखकर ही अपनी नीतियां, अपनी योजनाएं बना रही है। आप देख भी रहे हैं, तो बहुत अहम रोल है महिला मोर्चा।
शुरुआती जब दौर आपका शुरू हुआ तो आपने किन चुनौतियों को सामना चुनौती तो मैं नहीं कहूंगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो एक महिला होने के नाते मेरे ऊपर, परिवार के और मेरे नहीं, सभी महिलाओं के ऊपर वो, और सिर्फ ये राजनीतिक क्षेत्र के लिए नहीं है। जब भी कभी महिला घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है घर और बाहर में सामंजस्य बिठाना। हमें घर भी देखना है, हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे माता पिता हैं, आने जाने वाले रिश्तेदार हैं, तो हमें उस चीज को भी देखना है। वो नेग्लेक्ट ना हो जाए। तो वहां पर हम बाहर निकले हैं लेकिन घर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी पहला दायित्व है और हमको दायित्व पार्टी ने दिया है। मतलब जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनकी पार्टी ने उनको पद दिया है ये सोच के कि उस पद के साथ वो पूरा इंसाफ करेंगी, तो उस नाते हम उनको भी निराश नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि हम कैसे उसको बैलेंस करें, कैसे उसको मैनेज करें। और जिन महिलाओं के साथ में, मेरे साथ तो मेरे पूरे परिवार का पूरा साथ है, तो मेरे हस्बैंड कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले हैं, मेरी सास का पूरा सपोर्ट था, मेरे ससुर जी का पूरा सपोर्ट था, परिवार के अन्य लोग भी मेंटली मेरे संग सपोर्ट में ही थे, तो इसलिए मुझे समस्या नहीं आई। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो अगर परिवार का सहयोग नहीं होता तो उनको सच में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो एक महिलाओं के लिए है चुनौती, मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं था। लेकिन हाँ, जब घर से बाहर कदम रखा, क्योंकि उससे पहले तक मैं अम्मा जी का दायां हाथ रही, लेकिन परिवार की भी पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं अकेली बहू थी, अम्मा जी के साथ में रहती थी, एक बहू बाहर थी आउट ऑफ मेरठ, दूसरी बहू भी अपना काम स्कूलों का था हमारा, वो देखती थी। तो अम्मा जी के साथ रहने की वजह से बाबूजी की जिम्मेदारी, आने जाने वालों की जिम्मेदारी, बड़ा परिवार था, सब रिश्तेदार पीहर, अम्मा जी के पीहर के और बाबूजी के परिवार के सब ज्यादातर लोकल में थे, तो आना जाना वाला, प्लस अम्मा जी राजनीति में थी तो उनके आने जाने वाले, आए दिन बैठ के, फिर विद्यालय भी थे, तो वो सब काम भी मेरे को ही हस्बैंड के साथ में मैनेज करना पड़ता था। तो परिवार के सहयोग के साथ में ये कर पाई, तो ये एक चुनौती थी, लेकिन धीरे धीरे सीखा इन चीजों को मैनेज करना और मुझे लगता है मैं ठीक से कर पाई। आपके जीवन में जो एक बोलते हैं कि प्रेरणा का स्रोत है, तो वो कौन सी ऐसी महिला है जो आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत है? इतनी सारी बातों से पता नहीं चलेगा होगा। मेरी सासू माँ, मेरी प्रेरणा, राजनीतिक प्रेरणा भी वही है मेरी महिला के रूप में। वैसे मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत फॉलो करती हूँ, आज मोदी जी को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मतलब मोदी जी, मुझे लगता है कि इस देश की बहुत बड़ी जरूरत है, तो इसीलिए मोदी जी, मतलब एक सुपर पावर मुझे मिले, तो मैं तो चाहती हूँ आने वाले 50 साल के लिए मोदी जी इस देश को संभाले एक प्रधानमंत्री के रूप में। तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। लेकिन सामाजिक, घरेलू और राजनीतिक क्षेत्र में मेरी अगर कोई प्रेरणा है, जिनको मैं फॉलो करना, जिनके जैसी मैं बनना चाहती हूँ, वो मेरी सासू माँ है, श्रीमती शकुंतला पाशे। महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी योजना है जो आप चाहेंगे कि वो शुरू हो? महिलाओं के लिए देखिए, आप किसी भी योजना को मोदी जी की या योगी जी की उठाकर देख लें, मोर देन 70% जो योजनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं लाभान्वित महिलाएं हो रही हैं। उसकी मतलब मोदी जी का तो मैं खासकर आपको बोलूंगी, जितना मैं योजनाओं को, क्योंकि हम लोगों ने इन योजनाओं पर बहुत काम किया है, इन योजनाओं को लेकर हम लोग घर घर गए हैं, तो जितनी भी योजना है मोर देन 70% वो या तो महिला संबंधी है या उनका इनडायरेक्टली लाभ महिलाओं को मिल रहा है। तो महिलाओं की योजना पर सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है, और लेकिन अभी भी काम बाकी है। तो समय रहेगा, भाजपा की सरकार राज्य में है, बहुत सारे राज्यों में है, केंद्र में बनी हुई है, आने वाले समय में भी बनी रहने वाली है। आप देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन महिलाओं के जीवन में आने वाला है भाजपा के शासनकाल में। आप देख भी रहे होंगे इतने कम समय में, 2014 के बाद, अटल जी के समय में भी, और 2014 के बाद, तो मैं कह सकती हूँ कि एक क्रांति आई है महिलाओं के जीवन में, जो सोच लेकर सरकार काम कर रही है, चाहे प्रदेशों की भाजपा की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार। आगामी चुनावों में महिलाओं की भूमिका क्या रहने वाली? महिलाओं की देखिए, आज की तारीख में आप जिस भी स्टेट का चुनाव देख रहे हैं या केंद्र का भी आपने चुनाव देखा, सरकार महिलाएं बना रही है, तो आज की तारीख में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
देवबंद जैसे क्षेत्र में जी हमारे मंत्री जी ब्रजेश कुमार ब्रजेश जी विधायक बन के आ जाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, मोदी जी के जो ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बनाने का काम किया, महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं तक ने भाजपा को वोट दिया है, तो ये महिलाओं की ताकत है। और महिला मोर्चे की और भाजपा में काम करने वाली महिलाओं की बहुत अहम भूमिका होती है कि सरकार ने जो कुछ भी महिलाओं के लिए किया है उन्हें, हालांकि महिलाएं बहुत जागरूक हैं कि सरकार के द्वारा उन्हें क्या मिला है, फिर भी घर घर जाकर, महिलाओं के बीच में जाकर केंद्र की, राज्य की सरकार ने उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके, उनके स्वावलंबन को लेके, उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने को लेके, उनके एग्जिस्टेंस को लेके, उनके एजुकेशन को लेके, हर चीज को लेके सरकार ने इतना काम किया है, उसको धरातल पर उतारा है। ये महसूस कराना और उनकी सोच बदलना। पहले आप देखते होंगे महिलाएं, सिर्फ परिवार के मुखिया ने जो कह दिया इसको वोट देना है, तो उनको वहीं पे बटन दबाना है, वहीं पे मोहर लगानी है। लेकिन आज महिलाएं सोचती हैं कि हमारे लिए क्या, कौन सी सरकार खड़ी है। तो ये परिवर्तन महिलाओं की सोच में आया है सरकार की नीतियों के कारण, वो सपोर्ट महिलाओं को मिला है। तो महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है उस नाते। 50% वोटर है तो हमारी भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है इस नाते। तो आने वाले चुनाव में पूरी तरीके से घर घर तक हम सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं और जो जिनको लाभ नहीं मिला, हमारे अभियान कार्यक्रम चल रहे हैं, नए लाभार्थी बनाओ अभियान चल रहे हैं हमारे, कि जिनको जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन तक वो लाभ पहुंचे जो उसके पात्र हैं। तो वोटर का भी और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है इस क्षेत्र। डिजिटल इंडिया के दौर में महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं? बहुत जरूरी है और मैं तो कहती हूँ ये क्रांति आ गई है डिजिटलाइजेशन से। आज की तारीख में हमारा पूरा विश्व हमारे एक हाथ की दूरी पर है। हाथ में मोबाइल आ जाने से एजुकेशन का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, आपका आर्थिक रूप से आप कुछ करना चाहती हैं, सरकार की योजनाओं को जानना समझना चाहती हैं, सब कुछ आपको किसी पे निर्भर नहीं होना है, कहीं जाकर नहीं पता करना है, आप एक हाथ की दूरी पे हैं उस ज्ञान के जो आपको लेना है। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है घर के बाहर निकलना। अब शहरी क्षेत्रों में तो महिलाओं के लिए समस्या नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप कितने कितने किलोमीटर दूर बहने पढ़ने के लिए जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में कोचिंग मिल रहे हैं, ट्यूटर्स मिल रहे हैं, वहां तो ये सुविधा नहीं है। गांव में परिवारों में भी उतना लिटरेसी नहीं है। तो अगर हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम तो एक चैट जीपीटी चल रहा है, हर प्रश्न का जवाब है, तो इसलिए ये तो महिलाओं के लिए रामबाण साबित है। तो धन्यवाद मोदी जी का, उन्होंने इस चीज को इतना क्रांति के रूप में, इतना क्रांति, आज महिलाओं को हाथ में पावर आई है। मोदी जी ने महिलाओं को जनधन खातों के द्वारा महिलाओं के खाते खोल दिए। आज पेमेंट को लेकर जो भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, खाते में पैसे आ रहे हैं, तो वो हाथ अपना, तो महिलाएं बटन दबा रही हैं और पेमेंट्स कर रही हैं। तो ये महिलाओं के जीवन में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है इससे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो शिक्षा है। शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा। आप एजुकेशन, आप शहर देख लो और गांव देख लो, शहरी क्षेत्र में शिक्षा है इसलिए महिलाओं को ज्यादा अवसर मिल पा रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भी 100% लिटरेसी आती है, निश्चित तौर पर महिलाएं अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को समझेंगी, अपने अधिकारों को जानेंगी और घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाएंगी। और हिम्मत कर पाएंगी तो अपनी सुरक्षा की भी चिंता करेंगी। हम हर समय तो दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते, तो अपनी सुरक्षा का भी हमें प्राइमरी ध्यान तो हमको रखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिक्षित होते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे, हम जानेंगे इस चीज को कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से शिक्षा होगी तो हम आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनेंगे। तो पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो एजुकेशन मस्ट। संगठन के भीतर महिलाओं की भागीदारी बनाने के लिए आपकी रणनीति क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, महिलाओं के लिए घर से निकलना है तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम, लेकिन फिर भी अगर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर महिला अधिकारों पर ज्यादा काम हो पाएगा, महिलाओं की जरूरतों पर ज्यादा काम हो पाएगा। ये ध्यान में रखते हुए
मेरा तो यही प्रयास है, मैं अपनी टीम को भी बोलती हूँ, अपनी जिलाध्यक्षों को भी बोलती हूँ कि जितना ज्यादा हम प्रवास करेंगे, जितना ज्यादा महिलाओं के बीच में जाएंगे, उन्हें बताएंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, जिसपे जितना समय है, 1 दिन का समय है महीने में, तो आप बूथ पर जुड़ जाइए। आपके पास उससे थोड़ा ज्यादा समय है तो आप सेक्टर पर जुड़ जाइए। आप ज्यादा समय दे सकते हैं तो मंडल पे जुड़ जाइए। आप बहुत अधिक समय दे सकते हैं, आप जिले में जुड़ जाइए। आप अगर आप 24 आवर्स दे सकते हैं, आपके पास कोई ऐसे दिक्कत नहीं है कि आपके समय की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अध्यक्ष बनिए, आप नेतृत्व करिए, आप क्षेत्र में जाइए, प्रदेश में जाइए, राष्ट्र में जाइए, जनप्रतिनिधि बनिए। तो मौके महिलाओं को मिलेंगे तो निश्चित घर से बाहर निकलेंगी और परिवार को कन्विंस करने के लिए अपनी जिम्मेदारी घर की अगर अच्छे से निभाएंगी तो निश्चित तौर पर अगर वो दोनों चीजों को मैनेज कर पाएंगी तो घर के लोग भी ऑब्जेक्शन नहीं करते। तो क्योंकि मोदी जी की सरकार आने के बाद, योगी जी की सरकार आने के बाद सोच बदली है और बहुत अच्छे क्षेत्रों से महिलाएं निकल के आ रही हैं राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को साबित करने। और नारी शक्ति वंदन लागू करने के बाद तो महिलाओं में एक स्पार्क आया है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। तो बहुत ये इस क्षेत्र में भी बहुत क्रांति आई है। तो बस हमारी तो यही सोच है कि हर बूथ से हम महिला को निकालें, हर बूथ पर कम से कम 2 महिलाएं हमारी खड़ी हो, इसके लिए मोर्चा प्रयास है। मैम, महिला की सुरक्षा के लिए आपकी टीम किस तरह से काम करती है? राजनीतिक क्षेत्र में जब महिलाएं निकलती हैं तो देखिए सुरक्षा पे तो सरकार काम कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं मान के चलूं योगी जी की सरकार ने तो कमाल ही कर दिया सुरक्षा के क्षेत्र में। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं, मैं आपको अपना एक उदाहरण देती हूँ। 2016-17 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम चल रहे थे जब मैं क्षेत्र में काम कर रही थी, क्षेत्रीय सह संयोजिका थी। तो हमारा ये था कि एक दिन में 3 जिलों में बैठक लेंगे हम जाके। तो यहाँ से हम मुजफ्फरनगर और उसके बाद सहारनपुर जिला और महानगर 3 बैठकें लेके हमें बिजनौर रुकना था। रात को ड्राइवर हमारा ऐसा नौसिखिया ही था तो मैं ही ड्राइव कर रही थी और उस समय चार्जर फोनों में गाड़ियों में होते नहीं थे तो फोन गूगल मैप देख देख के चल रहे थे तो फोन भी डिस्चार्ज हो गया। देवबंद में हमें रात को 8 बज गए और ये दिक्कत हुई कि रास्ते हमें पता नहीं है, रात को 8 बज गए, 2 महिलाएं हैं, ड्राइवर पर भी हम बहुत भरोसा नहीं कर सकते, नया है। तो हमने जो हमारे प्रभारी थे उस समय, ये कुंवर ब्रजेश सिंह जी हमारे प्रभारी थे, उनको फोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया है। उन्होंने तुरंत ही बोला बहन जी कहाँ हो, वहीं खड़े रहो। एक कार्यकर्ता आया, हमें रुकवाया, भोजन करवाया सब। तो महिलाओं को मैं यही कहती हूँ, हालांकि योगी जी के आने के बाद अब रात को 2 बजे भी निकलने में डर नहीं लगता। और मैं देखती हूँ सारी महिलाएं रात को भी काम कर रही हैं, 11-11 बजे तक बैठकों में रहती हैं। चुनाव के समय में तो 12-12 बजे भी हम लोग घर आए हैं कि भाई बैठ के 10-11 बजे तक तो चुनाव कार्यालय पे बैठक ही चलती है। फिर घर आने में भी समय लग जाता है। जिलों में कार्यालय से एक मंडल 60-60, 30-30, 70-70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 17 के बाद, योगी जी के बाद सुरक्षा में हमें चिंता नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं बहनों से यही कहती हूँ कि भाई समय से घर आ जाएं। पार्टी भी यही कहती है कि अगर आपका घर दूर है तो अंधेरा होने से पहले आप घर चले जाएं। तो सुरक्षा के क्षेत्र में तो बस यही है, समय से अपने घर से निकलें, समय से घर लौट आए। और अगर ऐसे किसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ अननोन क्षेत्र है तो भाइयों की मदद ले लें। भविष्य में आप जो महिला मोर्चा है इसको आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? महिला मोर्चा मैं चाहती, मेरी तो इच्छा ये है कि महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अन्य मोर्चों में सबसे ऊपर हो। और मैं तो ये कह रही हूँ कि मेन बॉडी के बराबर आके खड़ा हो जाए, इतना काम कर ले। और महिलाओं में ऊर्जा भी बहुत जिम्मेदारी से काम करती है महिलाएं। तो बहुत ताकतवर बने महिला मोर्चा, क्योंकि हम 50% वोटर्स के बीच में काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है और हमारी महत्वता भी बड़ी है। तो इसलिए सबसे बड़ा मोर्चा बने। तो ये कोशिश यही है। महिलाओं के लिए आपका कोई एक संदेश जो आप महिला को देना चाहती है कि मेरठ की महिला या प्रदेश की महिला, पूरे देश की महिलाओं को एक संदेश है, आप सृष्टि की जननी हैं, आप सृष्टि निर्माता हैं। अपना सम्मान कीजिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। बस यही सबसे बड़ी बात है जो महिलाओं को समझनी है। आप किसी से कम नहीं है, बस अपने ऊपर भरोसा करिए और अपनी इज्जत करिए। धन्यवाद मैम। तो अब शुरू करते हैं हमारे मेन सेगमेंट रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर सवाल चलेंगे गोलियों की तरह और मैं उम्मीद करूंगा जवाब भी आए बिजली की तरह। तो तैयार है मैम? मेरा सबसे पहला सवाल है, सुबह की जो शुरुआत है वो किस आदत से शुरू होती है?
उठते के साथ ही भगवान को याद करके चाय। पसंदीदा नेता पक्ष और विपक्ष दोनों में? महिला महिला पुरुष कोई भी? पुरुषों में तो पूर्व में मैं अगर कहूँ तो पक्ष में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और आज मोदी जी, और विपक्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी, और उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, सत्ता या संघर्ष, ज्यादा सीख किससे मिली? संघर्ष, नो डाउट संघर्ष से, और इसीलिए भाजपा बहुत मजबूत जी है। जी जी। आप खाली समय में क्या करते हैं? परिवार के समय बिताते एक शब्द में राजनीति आपके लिए क्या मायने रखती हैं। राजनीतिक समाज की सेवा। है? राजनीति के अलावा आपको कोई शौक? हाँ, मैं टीचर हूँ और मुझे बच्चों को पढ़ाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, देश प्रेम के लिए उनको जागरूक करना, बस यही मेरी सोच। सोशल मीडिया ज्यादा फायदा या नुकसान? फायदा। आपकी सबसे यादगार जीत? अभी बाकी है। जी। अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या होता? टीचर होती। जी। पहली बार सुनकर ये भावना मन में क्या आती है कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष? अपनी जैसी 50 महिलाएं अपने कार्यकाल में खड़ी कर दूं। जी। ये जिम्मेदारी है अध्यक्ष। बहुत अच्छा विचार है मैम, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। राजनीति में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती? पुरुषों का प्रभुत्व। जी। आपकी टीम में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इनोवेशन या डिसिप्लिन? दोनों। एक किताब या विचार जिसने आपके जीवन को बदला? वेद। कौन सा वेद? जिस वेद में मैंने आपको बताया ना, मैं राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति समझ के काम कर ही नहीं रही हूँ। मैंने वेदों में पढ़ा, मेरे पापा बताते थे, वेद मैंने पढ़े नहीं है लेकिन मेरे पापा बहुत ऐसी बातें बताते थे कि अपने जीवन का और अपने अर्थ का 10वां हिस्सा समाज को देना चाहिए। तो मैं वही सोच के राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ। नेतृत्व के लिए सबसे अहम गुण? सबको साथ लेके चलना। संगठन में आपकी एक सबसे सख्त आदत कौन सी? अनुशासन। महिलाओं के लिए सबसे जरूरी क्या है, शिक्षा, स्वतंत्रता या सुरक्षा? शिक्षा। आपके अनुसार देश की सबसे मजबूत महिला कौन है? अहिल्याबाई होलकर। जी। आज सुषमा स्वराज, लेकिन पूर्व में अहिल्याबाई होलकर। जी। अगर आपको एक दिन के लिए सुपर पावर मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मैंने बताया आपको पहले भी, मोदी जी को आने वाले 50 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मेरठ की कोई पुरानी घटना? 87 के दंगे। जी। मेरठ की कोई ऐसी जगह जो आपके दिल के बहुत करीब? मेरा घर, वैसे अगरनाथ मंदिर, बहुत शांति मिलती है जब भी मैं परेशान होती हूँ वहाँ जाती हूँ। मेरे भी दिल के बहुत करीब है, मेरे घर के भी बहुत करीब है। और मेरे सबसे करीब इसलिए कि क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता संग्राम वहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरा इंटरेस्ट उस क्षेत्र में है। तो पूजा के साथ साथ देश प्रेम भी हो जाता है, शांति मिलती है। आप किस आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करती हैं? नीम करौली बाबा जी। आपका सोशल मीडिया में सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म? मैं क्योंकि मासेस में लोग यूज कर रहे हैं वो फेसबुक है, वैसे ट्विटर सबसे स्ट्रॉन्ग। आपने सभी हमारे सवालों को बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको भी हमारा एपिसोड उतना ही पसंद आया होगा जितना कि हमें। कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।